हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट रैंक प्लस। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरा रिवाइज करवाती हूँ। सो लेट अस सी सबसे पहले कि जब बॉन्ड टूटती है बच्चा तब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस केस में आपका डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी कोई नई बॉन्ड बन रही है उस केस में एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बच्चा जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम। इसमें यह है कि जब दो एटम्स पास में आ रहे हैं तब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं उस वक्त आपकी एनर्जी नेगेटिव में धीरे धीरे जाती है, राइट। और तब तक ये पास में आते हैं जब तक इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके रिपल्शन के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये पास में आते हैं और यहाँ पे आके ये बॉन्ड बना लेते हैं। इस डिस्टेंस को ही आपकी बॉन्ड लेंथ कंसिडर किया जाता है। और इसके और पास, इससे और ज्यादा पास आप मॉलिक्यूल्स को लाओगे तब उनमें रिपल्शन हो जाएगा। अब क्या होगा, शूट अप होगी, एनर्जी हो जाएगी हायर। इसका मतलब यहां से हमें पता चला कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो आपकी एनर्जी कम हो रही है, मतलब एनर्जी इस केस में रिलीज होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। इसमें एक और चीज बता दूं, ये कर्व जितना नीचे जाता जाएगा उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती जाएगी। जितना ये डेप्थ में होगा उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और ये डिस्टेंस आपकी बॉन्ड लेंथ समझाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में बच्चा हमारी आती है दो प्रकार की, वन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वन इज अ वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो होती है जो दो एटम्स के बीच में होती है, जिसके एग्जाम्पल्स है आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। वीक बॉन्ड्स वो होती है बच्चा जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। याद रखना, ये दो एटम्स के बीच में है, ये दो मॉलिक्यूल्स जो बन गए उनके बीच में। इनके सारे प्रकार है जो मैंने डिस्कस किए, दिस विल बी गिवन टू यू इन द पीडीएफ, आप पढ़ लेना। सबकी एनर्जीज मेंशन्ड है। तो यहाँ देखोगे कि आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे वीक होती है आपकी नीचे डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको दूसरा नाम है जिसका बच्चा वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड। चलिए और नीचे चलते हैं। अब बच्चा और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आती है आपकी तीन प्रकार की इंटर अटोमिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो दो एटम्स के बीच में बनती है। वन इज द आयोनिक जो होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट शेयरिंग से बनती है, कोऑर्डिनेट भी शेयरिंग से बनती है बट वहां अनइक्वल शेयरिंग होती है कि केवल एक एटम अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। फिर उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। आपके यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड साथ ही में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। इन सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पे अटेंशन टू दैट। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर्स बनाने लगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो लुक एट ओवर हियर। सेंट्रल एटम होगा हमेशा, वो कैसे डिसाइड करोगी कौन सा सेंट्रल एटम है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सबसे कम इन नंबर होगा वो सेंट्रल एटम है, जिसका सबसे बड़ा साइज वो सेंट्रल एटम है, जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो सेंट्रल एटम है, जिसकी ज्यादा कोवैलेंसी जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आपका हैलोजेंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नेगेटिव हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है साथ ही मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आपकी ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है। साथ ही में अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई ऑक्सीजन नहीं है और उस पे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव तो चार्जेस आपके हमेशा सेंट्रल एटम पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, अदरवाइज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमेशा चार्जेस जाएंगे आपके सेंट्रल एटम के ऊपर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव। मैंने थोड़े स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं। NO2- का स्ट्रक्चर देखिए। अब ये स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार बनाने हैं कि आपके मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही बोलता था कि कोई एटम मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या हाइड्रोजन के केस में अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, सिर्फ इस रीजन के वजह से।
ठीक है। उसके बाद एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस से 4 क्लोरीन जुड़ी हुई है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज विल गो ऑन फॉस्फोरस, राइट। सिमिलरली ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला था NO2 माइनस, माइनस है तो ऑक्सीजन पे जाएगा। जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी, तो एक पे मैंने सिंगल बॉन्ड बना दी नाइट्रोजन के साथ। दूसरी ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो डबल बॉन्ड बनाती है। जब भी कोई ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। फिर आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये कब बनानी है? ये उन केसेस में बनानी है बच्चा जब आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में, याद रखना ये बात, सेकेंड पीरियड का अगर कोई एलिमेंट है, सेकेंड थर्ड पीरियड वाले अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर सकते हैं, पर सेकेंड पीरियड में अगर आपकी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड्स बन रही हैं तो उस केस में हमें ऐसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल NO2 का स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जो अभी तक रूल्स बनाए? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, 1 2 3 4 एंड 5 लगा दिए। 2 ऑक्सीजन जोड़नी है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दी, ठीक है। अब काउंट करो नाइट्रोजन के लोन पेज, यहाँ पे नाइट्रोजन के हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या आपको दिख रहा है? नाइट्रोजन यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये स्ट्रक्चर हो जाता है गलत। द करेक्ट स्ट्रक्चर इज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है ताकि मेरे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले ही नहीं सकता, सेकेंड पीरियड वाले कोई एलिमेंट्स नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? इसी के साथ आती है आपके लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या ऑक्टेट रूल सारे कंपाउंड के फॉर्मेशंस बताता है? नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन से कम आपकी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जैसे कि BeCl2 BCl3, या 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? इसका लुईस के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ज्यादा वैलेंसी वाली भी एग्जिस्ट करती, जैसे PCl5। फिर उसके बाद नोबल गैस कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? अगर नोबल गैस ही सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो नोबल गैस फिर क्यों कंपाउंड्स बना रहे हैं? इसका कोई रीजन नहीं था। उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का वो फॉर्मेशन नहीं बता पाए, ये सारी चीजें नहीं बता पाए थे, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट थ्योरी आई विच इज द VBT। उससे पहले फॉर्मल चार्जेस देख लेते हैं। अब इसमें लुईस और स्ट्रक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज ए फॉर्मल चार्ज, वो निकालना आना चाहिए आपको। एटम देखते ही पता लग जाना चाहिए इस पे क्या चार्ज है। मैं इसमें फॉर्मूला नहीं बोलती किसी को लर्न करने को, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो गए। आपको मॉलिक्यूल देख के पता होना चाहिए क्या उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसमें पॉजिटिव आएगा, उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल है। साथ ही में ये कुछ ट्रिक्स हैं आपको ये बताने के लिए कि जब ऑक्सीजन आपकी 2 ही बॉन्ड्स बना रही है, चाहे डबल बॉन्ड ऐसी बनाए चाहे ऐसी, तो उस पे 0 चार्ज होता है। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाती है उस पे हमेशा -1 चार्ज होता है। सिमिलरली जब ऑक्सीजन आपकी ट्रिपल बॉन्ड चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे 3 बॉन्ड्स बनाए उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है, चाहे इस प्रकार बनाए चाहे इस प्रकार चाहे इस प्रकार, 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो 0 चार्ज होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन जब आपका 4 बॉन्ड्स बना रहा है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, तब उस पे +1 का चार्ज होता है। सिमिलरली जब मेरा नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड्स बनाता है उस पे -2 का चार्ज आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो -1 का चार्ज आएगा। सिंपल सी चीजें आपको एकदम हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे नोट्स से एकदम कंसाइज में सारी बातें हैं यहाँ पे। साथ ही नेक्स्ट आती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या है ये बोलता है बच्चा कि जब बॉन्ड बनती है तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, S-P-D, उनकी मिक्सिंग कराते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और साथ ही हाइब्रिडाइजेशन की भी बात इसी में होती है। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फेजेस होते हैं। फेजेस क्यों होते हैं? याद करो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऑर्बिटल्स हमारे कैसे थे, उनका वेव नेचर था कि नहीं? ऑर्बिटल्स को हम साई के फंक्शन से डिनोट कर रहे थे। साई जो था वो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, लोकेशन, मेरे ऑर्बिटल का साइज
सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल रही थी, साई से मिल रही थी, विच इज अ वेव फंक्शन। तो वेव का मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर होता है कि नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे फेजेस हैं आपकी वेव्स के, इस प्रकार से होती है वेव। अब सिमिलरली जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती हूँ तो एस ऑर्बिटल भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा पूरा का पूरा या नेगेटिव। हमारा एस ऑर्बिटल होता है सिमेट्रिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कहीं लिखा है मैंने, यस हियर इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हमारी केमिस्ट्री की भाषा में जिराड बोलते हैं। जब भी जी लिखा हो इसका मतलब हम सिमेट्री की बात करें, योर एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल। फिर पी ऑर्बिटल देखिए, पी में दो लोब्स हैं, दो लोब्स में क्या है, एक लोब पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव फेज में। ये चार्जेस नहीं है, सिर्फ फेजेस हैं, चार्ज चूज नहीं बताता, ये फेज बताता है। एक पॉजिटिव है जो कलर कर दिया, दूसरा नेगेटिव है। तो px, py, pz आपको लोब्स पता होने चाहिए। अब जो p ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकल होता है, जिसको अनजिराड बोलते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर d ऑर्बिटल्स पे आ जाते हैं। d ऑर्बिटल्स क्या है, इस प्रकार से इसमें भी पॉजिटिव दो लोब्स हैं और नेगेटिव के दो लोब्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी d ऑर्बिटल्स आर वंस अगेन सिमेट्रिकल, ये जिराड होते हैं, समझ गए। अब इसमें मैंने जो लोब्स के बारे में बताया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो वीबीटी में बात होती है, वीबीटी में हम केवल पॉजिटिव या नेगेटिव लोब्स के बॉन्डिंग को ही देखते हैं, बहुत जरूरी। अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स की बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। अगर मैं दो पॉजिटिव, जैसे S का एक पॉजिटिव P के एक पॉजिटिव को मिक्स कराती हूं तो पॉजिटिव ओवरलैप। अगर मैं S के पॉजिटिव को P के नेगेटिव से ओवरलैप कराती हूं तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ओवरलैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप्स होते हैं, बट वीबीटी में पॉजिटिव की बात करते तो अभी इसी पे हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव वाला लोब इसके पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। ये P का पॉजिटिव S के पॉजिटिव से किया, यहाँ पे भी P का पॉजिटिव P के पॉजिटिव से किया, P का नेगेटिव P के नेगेटिव से किया, राइट। तो यहाँ पे सेम फेज के लोब्स का हम इंटरैक्ट करवाते हैं, ओवरलैप करवाते हैं और फिर उनकी बॉन्डिंग करवाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। यहाँ पे फिर से एक और एग्जाम्पल है। तो वीबीटी में हम पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्डिंग की बात करते हैं, नेगेटिव ओवरलैप से बॉन्डिंग की भी बात करेंगे, जिसमें एक का पॉजिटिव लोब दूसरे का नेगेटिव लोब मिलवाएंगे, वो होता है एमओटी में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पे इससे क्या बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने, ये कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाती हैं, दीज फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, कैसे पता चलेगा, ये बस ऐसे पता लगाना है कि इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। आपको ये देखना है कोई एक लोब दूसरे एक लोब से मिक्स कर है। इजी फंडा समझने का ये है कि एक लोब किसी एक लोब से मिल रहा होगा, हेड ऑन, कोएक्सियल, इंटरन्यूक्लियर, सब इनके नाम है। ये देखो एस का पॉजिटिव मिलवा के सिग्मा बॉन्ड बना दी। सिग्मा बॉन्ड इज वंस अगेन योर सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड बनती है, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H बना दी, ये सारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें SS ओवरलैप हो गया, PP ओवरलैप हो गया और SP ओवरलैप हो गया। अब D ऑर्बिटल्स की भी करवा सकती हूँ। ये है बच्चा D का x² - y² का ऑर्बिटल। इनमें क्या किया, अलोंग दी x एक्सिस इनको रख दिया, तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से मिक्स कर लेगा और इस प्रकार से हमारा ऑर्बिटल बना लेगा DD ओवरलैप का। तो दिस इज वंस अगेन योर सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली D का अलग DZ² का ओवरलैप भी करवा सकती हूँ। DZ² है, उनका ओवरलैप करवाऊंगी अलोंग द Z एक्सिस। DZ² Z एक्सिस के अलोंग है, तो वहीं के उसी एक्सिस के अलोंग पे जब ओवरलैप कराऊंगी तभी वो ओवरलैप करेगा और आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में होता है 2:2 ओवरलैप, वेरी इंपॉर्टेंट। 2:2 मतलब यहाँ दो लोब्स मिलेंगे। अब ये क्योंकि वीबीटी की बात हो रही है तो दोनों सिमिलर फेज के लोब्स होंगे। यहाँ पे देखो जो p ऑर्बिटल है उसका पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करके इस प्रकार से आपका बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसी होती है बच्चा, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे। अब सिमिलरली ये कैसे बनी, ये ऐसे बनी कि यहाँ पे
ये वाला आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल आप ओवरलैपिंग करवा रहे हो, उसको मैं बोलती हूँ पाई बॉन्ड। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सिमिलरली मैं नीचे चलती हूँ, अब मैं डी ऑर्बिटल्स की बात करती हूँ। डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड में दो ही ऑर्बिटल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये डी का है वाई जेड ऑर्बिटल अलोंग दी जेड एक्सिस, इसका मतलब ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, समझ आया? ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है। अब z एक्सिस के अलोंग जब मैं इनको ओवरलैप करवाऊंगी तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है तो पाई बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि केवल दो ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। नीचे भी देखो dxz के केस में भी सेम है, दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली मैंने और एग्जांपल्स देखे कि जब pz z एक्सिस के लॉन्ग, उनको मैं अलोंग दी y एक्सिस अगर मैं इनका ओवरलैपिंग करवाती हूँ तो फिर से पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करी थी, अभी केवल आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। फिर सिमिलरली dxy अलोंग दी x एक्सिस अगर इनको मैं बॉन्ड करवाती हूँ तो क्या बनता है? फिर से पाई बॉन्ड बनता है इस प्रकार से, xy का अलोंग दी x एक्सिस। सिमिलरली dz स्क्वायर अलोंग x एक्सिस करा के देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप सोचोगे मैम ये तो z एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर अगर x एक्सिस है तो मैम यहाँ तो पाई बॉन्ड बननी चाहिए इनके बीच में, बट नहीं बनती। पहला रीजन तो ये है कि बच्चा dz स्क्वायर में ये वाला ऑर्बिटल भी पॉजिटिव है, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव होता है। ये जो डोनट वाली रिंग है ना, ये इसका नेगेटिव फेज है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव दोनों के दोनों पॉजिटिव से नहीं मिलाती मैं पहले तो, जब भी पाई बॉन्ड बनाती हूँ तो क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिलता है। दूसरी चीज कि बच्चा dz स्क्वायर में क्या होता है? एक कोनिकल शेप, ये जो डोनट दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है ड्यू टू दिस कोनिकल शेप, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी पाई बॉन्ड नहीं बन पाती। तो dz स्क्वायर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, पाई बॉन्ड वो बना नहीं सकता। नीचे चलते डेल्टा बॉन्ड में, डेल्टा बॉन्ड इजी है। डेल्टा बॉन्ड में केवल 4:4 की बॉन्डिंग होती है कि चारों ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग करते हैं। सिग्मा में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से करा था, जो पाई बॉन्ड थी उसमें दो लोब्स इंटरैक्ट कर रहे थे। डेल्टा में 4 लोब्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे dxy है तो ये अलोंग दी z एक्सिस इंटरैक्ट कर रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये अलोंग दी z एक्सिस चारों लोब्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक और बार बना के दिखा देती हूँ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई x एक्सिस, ये मेरा हो गया y एक्सिस और ये वाला हो गया मेरा z एक्सिस। तो जब मैंने इसको z एक्सिस के अलोंग रखा तो चारों लोब्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अब यहाँ पे देखो dxy और px को अगर मैं x एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाती हूँ तो कोई ओवरलैप नहीं होगा। दिखाई दे रहा है? ये तो x एक्सिस पे पड़ा है लोब, ये लोब कहीं x और y के बीच में है, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, नहीं हो रही, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे बनेगी बच्चा नो ओवरलैप, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। वेरी इजी। अब उसके बाद यहाँ पे समरी है कि S जो है वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, P जो है वो सिग्मा पाई बनाता है और जो D ऑर्बिटल है वो तीनों तरीके की बॉन्ड्स बनाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है सिग्मा और पाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे डिफरेंसेस लिखे कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक दूसरे की तरफ एटम्स घूम सकते हैं, बट पाई बॉन्ड क्या होती है? दो। पाई बॉन्ड क्या होती है फिर से बताओ? पाई बॉन्ड क्या होती है? जैसे कि कार्बन है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड पहली बनेगी, राइट? जब जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड बनी तो दूसरी बॉन्ड पाई होगी। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगी तो पहली बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा है, बाकी की दोनों बॉन्ड्स होती है पाई बॉन्ड्स। समझ गए? तो मल्टीपल बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होती है, और मल्टीपल बॉन्ड जैसे ही बन जाती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अराउंड टर्न नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे सारे डिफरेंसेस है, गो थ्रू देम, सब समझ आ जाएंगे बहुत अच्छी तरह।
चलिए आगे चलते हैं, आगे इधर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्बिटल्स थे, sp ऑर्बिटल की जो मैं ओवरलैपिंग करा रही थी, राइट, उस ओवरलैपिंग से कभी कभी काम नहीं चलता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, मुझे जो दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी को सेम करना पड़ता है ताकि मैं और इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल कर सकूं, तो मुझे वहां हाइब्रिडाइजेशन करानी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कार्बन का CH4 है। CH4 में क्या है, मुझे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़नी है, बट कार्बन का आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, है कि नहीं। इसका 2s2 पूरा भरा हुआ है और इसका जो p ऑर्बिटल है 2p, ये 2s है। p ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट मुझे तो 4 हाइड्रोजन्स ऐड करने हैं, तो मुझे यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि 4 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाए, इजंट इट। तो 4 अनपेयर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहाँ पे 4 मुझे एक्साइट कराना पड़ेगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है ताकि CH4 बन जाए। तो अब इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। अब जो 4 चीजें होती है उनको अब मैं बताऊंगी कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये तरीका समझ आया कि अभी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो 2 ही हाइड्रोजन यहाँ आ सकती है। 4 हाइड्रोजन लेने के लिए मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसके लिए मुझे इसको एक्साइट कराना पड़ेगा और इनका हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हाइब्रिडाइजेशन केवल अप्रोक्सीमेटली इक्वल जिनकी एनर्जी होती है ना शेल्स की, उन्हीं का हो सकता है। ऐसे नहीं कि 2s और मैंने 4p का साथ में हाइब्रिडाइजेशन करा दे, नहीं, जो इक्वल एनर्जी के वजह से 2s 2p 3d ऐसे करवा सकती हूँ जो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी है। नेक्स्ट है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका नंबर एग्जैक्टली उतना होता है कि कितने हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए थे उनका नंबर सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ऑर्बिटल से स्टार्ट किया था, तो हाइब्रिड भी मुझे 1 2 3 4 ही मिलेंगे, वही नंबर ऐसे डिसाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केवल हाइब्रिडाइजेशन आदि टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन अकेला आइसोलेटेड बैठा है और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, नहीं, जब तक उसे कोई एटम अप्रोच नहीं कर रहा उसका हाइब्रिडाइजेशन वहां पे नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। अभी तक जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे थे वो हमें ज्योमेट्री शेप के बारे में नहीं बताते, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से, VSEPR थ्योरी से हमें शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, वो तो आसानी से क्या हुआ, हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड दूसरे अनपेयर्ड से मिलके मेरा एक सिग्मा SS बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। क्लोरीन, हैलोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा अपने साथ भी, इस प्रकार से सिग्मा PP बॉन्ड बना लेता है। PP क्यों, क्योंकि क्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से मैच करता है, इसका s ऑर्बिटल कर रहा था तो सिग्मा SS बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए। इसमें क्या है, अब यहाँ पे तो मैंने सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराई थी, S S P P, अब मैं अलग अलग की करा रही हूँ। S और P ऑर्बिटल पहला तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, मतलब एक S और एक P मिलेगा तो sp, एक S और 2 P मिलेंगे तो sp2, एक S और तीनों P मिल जाएंगे px py pz तो बनेगा मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखनी है, मैं इसका एक बहुत अच्छा आसान तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, आपको मॉलिक्यूल दे रखा है C2H2, राइट, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए। ये देखना है कि जो मेरा कार्बन है, मेरा कार्बन कितनी चीजों से जुड़ा है। वो चीजों में आते हैं एटम्स प्लस लोन पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये कार्बन मेरी एक हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ 2 ही चीजों से जुड़ा है और साथ में कोई लोन पेयर इसके पास नहीं। तो जब सिर्फ 2 ही चीजों से जुड़ा होता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी ये कार्बन भी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन से जुड़ा है विद नो लोन पेयर, तो 2 चीज हो गई, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। 2 थिंग्स मतलब sp, ऐसे ही करके 3 होगी तो sp2, 4 होंगी तो sp3, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगी। ध्यान में क्या रखना है, कितनी चीजों से जुड़ा है, इंक्लूडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा रखी है आपको। C2H2 की हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से होगी, sp है। sp का मतलब है कि दो sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और उन्होंने इस प्रकार से ये वाली बॉन्ड बना ली। ये जो रेड वाली बॉन्ड बन रही है सिग्मा sp बॉन्ड। अब क्या है, इसके ये दो p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे खाली रह गए, ये मेरे खाली रह गए, तो ये प्योर की तरह लगे रहेंगे, जैसे कि एक px और इसका px, इसका py, इसका py मिलके मेरी पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो जब भी प्योर ऑर्बिटल्स बच जाते हैं तो वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी sp ने मिलके आपकी सिग्मा बॉन्ड बना ली। मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चला इसका sp होगा, मैंने कैसे देखा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के, ये स्ट्रक्चर आया C2H2 का, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर खुद से हाइब्रिडाइजेशन देख लो, मैंने तरीका बता दिया, कितने एटम्स जुड़े हुए sp, जैसे ही पता चला वैसे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो। पर ये कभी एग्जाम में बनाने को नहीं आता है, बट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर और लेस। अब C2H4 देखिए, यहाँ पे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, साथ ही में आपकी 4 हाइड्रोजन्स हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, कैसे, क्योंकि ये 3 चीजों से जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है इससे, इससे और इससे जुड़ा है, 3 चीजों से जुड़ा है, तो sp2, बोथ ऑफ दीज कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कि मेरे S और 2p हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक प्योर p बच गया वो मेरा पाई बॉन्ड बना लेगा, दिख रहा है, जब भी प्योर p बच जाता है तो वो मेरा पाई बॉन्ड बना लेता है। यहाँ एक ही पाई बॉन्ड बन रही है विच इज द मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने सिखाया, मैंने वही बोल रही हूँ कि जब मेरा आटम, जिस भी आटम का हाइब्रिडाइजेशन देखना है वो 2 चीजों से जुड़ा है तो sp, 3 से तो sp2, 4 से तो sp3, 5 से तो sp3d, फिर sp3d2, sp3d3, इससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाती, यहाँ पे एक अंत है इसका। अब चीजों से जुड़ा होने का मतलब है कि वो कितनी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसमें कितने लोन पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको समझ आ गया कार्बन की चीजें, कार्बन अगर मेरा C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो मुझे दिखाई दे रहा है मेरा कार्बन यहाँ 1, 2, 3 चीजों से जुड़ा है, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली मैं NH3 की बात करती हूँ, NH3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर NH3 का बना लिया, जैसे ही बनाया और यहाँ पे आगे लोन पेयर्स बनाया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मैम मेरा नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक लोन पेयर, तो टोटल अभी भी 4 ही चीजें हैं। मैंने क्या बोला, लोन पेयर भी ऐड करने, कितनी चीजों से जुड़ा है, इट इज एटम्स प्लस लोन पेयर, 4 थिंग्स, व्हिच मींस दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड वंस अगेन, ठीक है। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत इजीली मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आपका S कैरेक्टर कम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं S कैरेक्टर कम हो रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी में होता है बच्चा आपका मिनिमम रिपल्शन। ये थ्योरी आपको स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करती है कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। कैसे, ये देखती है कि मेरे एटम, मेरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए मिनिमम रिपल्शन, एटम्स के बीच में मेरे मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, जिसके कारण वो क्या देखती है कि क्या कर दूं मैं, दूर दूर रखूं मॉलिक्यूल्स को, तो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं वो, बस इतना सा फंडा यूज होता है। दूसरा फंडा है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर्स कॉज करते हैं। जो नाइट्रोजन के ऊपर देखे थे लोन पेयर्स, जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे थे, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर्स, जो बॉन्डिंग में यूज हो गए वो बॉन्ड पेयर्स। तो लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सिमिलरली मल्टीपल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। VSEPR थ्योरी हमें किसके बारे में बताते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से प्रेडिक्ट करेंगे। अगर मेरा एक ही एटम है, एक ही एटम है मतलब लीनियर होगा, और तो कोई उसके पास चारा ही नहीं है, मतलब 2 चीजें जुड़ी हुई है, 2 चीजें जुड़ी हुई है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा और कोई चारा ही नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास एटम है, सेंट्रल एटम आपका 2 चीजों से जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है,
तब भी आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो एंगल कम हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस दो चीजों के कोई भी 180 डिग्री है, सो दिस इज द शेप फॉर जब भी सेंट्रल एटम से सिर्फ दो चीजें जुड़ी है तो 180 डिग्री, मतलब सारे sp हाइब्रिडाइज चीजें 180 डिग्री पे होंगी। आ रही समझ? sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री। sp2 नेक्स्ट चलते हैं, मतलब मेरा सेंट्रल एटम तीन चीजों से अटैच्ड है, तीन चीजों से अटैच्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें एंगल कितना होगा, एंगल होता है इनका एकदम मैक्सिमम 120, तीन चीजों के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है दैट इज 120 डिग्री। अब क्या किया, आपकी जो तीन चीजें जुड़ी है इनमें से मैंने एक एटम हटा के लोन पेयर लगा दिया। लोन पेयर लगाते ही बच्चा वहां पे क्या होता है, वहां पे उसका शेप बदल गई। यहाँ पे इसकी शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर, अब जो लोन पेयर होता है वो शेप में काउंट नहीं होता, तो यहाँ पे उसकी शेप हो जाती है एंगुलर, बेंट या वी शेप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे चलते हैं, तो जब आपके अब ये तीन हो गए, अब आपके पास चार सेंट्रल एटम से चार चीजें जुड़ी हुई हैं, सेंट्रल एटम से चार चीजें जुड़ी है sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, एंगल विद बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या किया, अभी भी चार चीजें जुड़ी हैं बट एक उसमें से लोन पेयर है, तो जैसे ही लोन पेयर हुआ उसका जो शेप था वो अब ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब उसी में दो लोन पेयर है तो उसकी शेप एंगुलर या वी शेप हो गई, ठीक है। अब हम पांच चीजों में चलते हैं, पांच चीजों में चलेंगे। अब इसमें ना मैं आपको एंगल के बारे में भी बता देती हूँ, जैसे जितना लोन पेयर आता जा रहा है, जैसे कि इसी में बात करते हैं sp3 में, sp3 में ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल sp3 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स वाज द एंगल। अगर मैं यहाँ की बात करूंगी, इसमें एक लोन पेयर है तो ये एंगल कुछ 107 डिग्री के अराउंड हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। जैसे ही लोन पेयर आया एंगल रिड्यूस हो गया, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे लिख दो आप 104 डिग्री के अराउंड। तो जैसे ही लोन पेयर आता जा रहा है एंगल कम होता जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मार्क कर लेना। उसके बाद पांच चीजें जुड़ी हो तो दिस वुड बी द शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और उसमें एक लोन पेयर होगा तो सीसॉ हो जाएगी। सिमिलरली दो लोन पेयर होगा तो टी शेप, और तीन लोन पेयर होगा तो लीनियर। तो यहाँ पे सारी शेप्स लिखी हुई है, गो थ्रू दिस, ठीक है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दिस इज जस्ट अ रिविजन लेक्चर, कि जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको ये नोट्स को गो थ्रू करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छे नोट्स है, डू गेट इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, अगेन रिमाइंडिंग एवरीवन। अब ये जो पांच चीजें यहाँ पे जुड़ी हैं, ये इनका शेप लीनियर भी हो सकता है कि इसमें तीन आपने लोन पेयर डाल दी, और मैंने आपको बताया था, अच्छा इसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ, अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। पांच चीजें डाली, छह चीजें डाली, तो शेप यहाँ पे लिखी है, छह चीजें विद 0 लोन पेयर तो ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनर, सात चीजें 0 लोन पेयर तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, छह और एक लोन पेयर तो पेंटागोनल पिरामिडल। तो सात चीजें, छह चीजों के सबके शेप हमने देखे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो अच्छे से। sp3d मतलब कितनी चीजों से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपकी पांच चीजों से, जो सेंट्रल एटम है वो आपकी पांच चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे उसका शेप होगा ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वुड बी द शेप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा, ये जो आपको पर्पल कलर की लाइंस दिख रही है तीन, ये है प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा है, दिस इज योर प्लेनर, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो ऊपर नीचे बॉन्ड्स दिख रही है वो उसके ऊपर नीचे होती है, जिसको 3D स्ट्रक्चर बनाती है। बाकी प्लेनर है, इनके बीच में एंगल इज बच्चा 120 डिग्री, और ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सारे एंगल्स ऊपर वाली टेबल में मेंशन है, देख लेना, ठीक है। अब क्या है, ये ऊपर वाली बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ये लॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं और ये वीक होती है। जो जितनी लंबी बॉन्ड होगी वो उतनी वीक होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, अब जो लोन पेयर है बच्चा वो हमेशा इस पोजीशन में आते हैं विच इज योर इक्वेटोरियल। देखो सारी चीजें लिखी है,
बट अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वो क्या चाहेगा कि मैं आपकी एक्सियल पोजीशन में बैठूं। तो लोन पेयर हमेशा केवल इक्वेटोरियल में आएगा जब भी आपको इसके शेप बनाने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। sp3d में लोन पेयर हमेशा आपकी इसी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल। कभी भी एक्सियल पे लोन पेयर मत डालना, गलत स्ट्रक्चर है। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल कम ऑन दी एक्सियल पोजीशन, मतलब फ्लोरीन आएगा तो यहाँ पे उसको रखना है आपको शेप में। अब जो sp3d ऐसा क्यों होता है, क्योंकि sp3d एक्चुअली दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन से बना है, sp2 एंड pd, ठीक है, जिसमें सारे मैंने आपको लिखे ये sp2 से बना है, तो इसमें ज्यादा s कैरेक्टर है, इसमें s कैरेक्टर है ही नहीं। तो जिसमें s कैरेक्टर है ही नहीं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो इट मींस दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। सिमिलरली sp3d2 इन ऑर्बिटल से मिलके बना है, sp3d3 इन सारे ऑर्बिटल से मिलके बना है। sp3d3 फिर से एक इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि sp3d3 में जब कब कौन सा इंटरेस्टिंग केस है, sp3d3 मतलब आपकी 7 चीजें जुड़ी हैं सेंट्रल एटम से, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट जब इसमें छह एटम्स और एक लोन पेयर होता है तो वो उसको एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना देता है। कैसे, उसमें दो प्रकार के लोन पेयर्स होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। अब इसमें एक एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर एक्टिव और इनएक्टिव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे, अगर वो लोन पेयर केस 1 देखते हैं, जब वो एक्टिव है, एक्टिव लोन पेयर क्या करता है, सिर्फ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको एक्टिव लोन पेयर मिलता है, जहां पे उसका स्ट्रक्चर रहेगा पेंटागोनल पिरामिडल। जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा पेंटागोनल है, बाइपिरामिडल है, एक को हटा के मैंने क्या लगा दिया, लोन पेयर, तो वो क्या बन गया, पेंटागोनल पिरामिडल बन गया, राइट। तो जो एक्सपेक्ट करोगे वही स्ट्रक्चर है। बट अब इसमें ऐसा क्यों होता है, जब आपका जो ये सेंट्रल एटम है ये जब बहुत बड़ा है और साइड एटम फ्लोरीन बहुत छोटा, इस केस में आपका स्ट्रक्चर है ये। बट जैसे ही आपके क्या सिमिलर साइज के एटम्स है, सेंट्रल एटम एंड साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नीचे ही क्लोरीन है फ्लोरीन से, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अब sp3d3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ p3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो इसको एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता आपकी हाइब्रिडाइजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, केस 2 में नहीं करता। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बच्चा जो आपकी सिग्मा बॉन्ड्स है वो आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन योर पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज कि आपका जो जितनी छोटे ऑर्बिटल्स हैं वो उतने ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं। 1s आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर 2s देन योर 3s। बट अगर मैं 2s 2p की बात करती हूँ तो बच्चा 2p में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ होती है, फिर rather than 2s 2p और 2s की सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। वहां पे इतना ओवरलैप नहीं हो पाता, जितना p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर पाते हैं उतना आपका जो स्फेरिकल है ना वो कैसे ओवरलैप कर पाएगा, उसकी ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो होता है। सिमिलरली नीचे देखो, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ आपको तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2p और 1s के बीच में आपका ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे 3p और 1s के बीच में हो रहा है। तो ये बड़ा ऑर्बिटल, तो मैंने अभी बताया कि जितना बड़ा होता जाता है ऑर्बिटल उतना कम ओवरलैप होता जाता है। सो दिस वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतनी बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, बढ़िया बॉन्ड बनेगी। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंगल। अब जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं बच्चा, तो बॉन्ड एंगल क्या है, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे अभी इस एटम से 3 चीजें जुड़ी है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। बट लोन पेयर आने से मैंने आपको पहले ही बताया था ये सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। तो क्या होगा, ये इसको नीचे फेंकेगा, एटम्स को नीचे फेंकेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना x, जो आपका ये एंगल है, ये तो 120 से ज्यादा हो जाता है, और जो एटम्स के बीच का एंगल है वो आपका कम हो जाता है। तो जो एग्जाम में पूछेगा कि एंगल का ऑर्डर लिखो, तो आपको ये y एंगल के बारे में पूछता है वो हमेशा, x के बारे में नहीं पूछता।
पर आपको पता होना चाहिए कि वो नीचे फेंक रहा है तो ये एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो एंगल डिक्रीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि ये वाले एग्जांपल्स बहुत आते हैं कि NH3 और NF3 में किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल है। तो याद रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा किससे लगा हुआ, ऐसे एटम से जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, अगर उससे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तब वहां पे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इस केस में देख लो H2F2O में देख लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। बट सिमिलरली मुझे और एग्जाम्पल दिखाने जरूरी है कि अगर CH4 और CF4 की बात करूं, अब बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, बट बच्चा ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे ये ऐसे एटम से लगा जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इस बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होगा। वहीं होगा जहां पे कोई आपका लोन पेयर लगा है तभी चेंज होगा बॉन्ड एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो सेम यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल अनअफेक्टेड रहने वाला है। सिमिलरली और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें लिखा है बच्चा कि जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ते जाते हैं, CC में नो लोन पेयर तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, NN में एक लोन पेयर तो थोड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते तो और कम हुई, FF में 3 लोन पेयर है तो ये सबसे कम इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई। तो जितने ज्यादा आपके क्या होते जाते हैं लोन पेयर्स, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड आपकी क्या होती जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ये केवल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है बच्चा, याद रखना, केवल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, मल्टीपल बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है। FF में अगर सिंगल बॉन्ड है, OO में सिंगल बॉन्ड, NN में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहती है आपकी सबसे ज्यादा कार्बन की। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नेक्स्ट इज योर फायंस रूल, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये फेवरेट है आपके एग्जामिनर्स का। इसमें केवल ये बताते हैं कि बच्चा कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होती, एक्सेप्ट फ्यू, बहुत ही फ्यू केसेस है कि 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। बाकी की जो भी बीच की आपके एलिमेंट्स रह जाते हैं, कंपाउंड्स रह जाते हैं, उसमें कहीं बीच में कैरेक्टर होता है। तो अब हमें यही डिसाइड करना है कि उसमें कितना परसेंटेज कोवैलेंट या आयोनिक कैरेक्टर है, वो हमें फायंस रूल बताता है। ये बोलता है कि इस कटायन जितना छोटा होगा और उस पर जितना चार्ज होगा उतना ही मेरा कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। सिमिलरली अनायन मेरा जितना बड़ा होगा उतना ही वो मेरा कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कटायन होना चाहिए छोटू, लार्ज और मोर चार्ज, एंड अनायन होना चाहिए बड़ा, पहला। दूसरा कि कौन सा कोवैलेंट ज्यादा होएगा बच्चा, याद रखना, वो बच्चा ज्यादा कोवैलेंट होता है जो फॉलो करता है आपका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास चॉइस हो मर्क्यूरी और कैल्शियम में, दोनों ही क्या है, मर्क्यूरी पे भी क्या दे दिया, 2+ चार्ज दे दिया आपका, और आपका कैल्शियम पे भी 2+ चार्ज दे दिया। बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा कोवैलेंट है, तो याद रखना मर्क्यूरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक है, Hg2+ में आते ही उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जिसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ज्यादा कोवैलेंट हो जाएगा। तो ये 3 थोड़ी सी चीजें हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि Al+3 और Mg2+ में ज्यादा कोवैलेंट कौन सा होगा, Al+3। वेरी इजी। चले नीचे, अब आता है आपका MOT, वेरी इंपॉर्टेंट। MOT क्या बात करता है, यहाँ पे भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंबाइन होता है एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बस यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शन की बात करता है। ये क्या करता है, ये बोलता है, जैसे मैंने बताया था, याद करो मैंने बताया था कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव फेजेस होते हैं। जो पॉजिटिव अगर मिलेंगे, पॉजिटिव लोब्स मिलेंगे तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सिमिलरली अगर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव मिला दे, दो अलग साइंस के मिला दे, तो वहां पे नेगेटिव आपकी ओवरलैपिंग होती है जिसको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिससे बनता है, जिसकी हायर एनर्जी होती है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स को लेके चलता है MOT कि दोनों ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में, ठीक है। तो 2 काइंड्स ऑफ होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग। एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिलाया तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना पाई बॉन्डिंग। सिमिलरली मैंने क्या किया,
मैंने इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिला दिया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो मुझे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मिला। दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव से मिला दिया। तो दो अलग साइन जैसे ही मिला देती हूँ तो एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली दो एसएस मिलाऊंगी तो क्या मिलेगा, मुझे मिल सकते दो प्रकार के, एक एस पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, दूसरा भी पॉजिटिव, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा सिग्मा। एसएस हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है। सिमिलरली एस का एक एस पॉजिटिव लिया, दूसरा नेगेटिव, तो मेरे को मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे को नोडल प्लेन्स भी मिल रहे हैं बीच में, दिखाई दे रहा है, इसमें एक नोडल प्लेन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 1 and 2 नोडल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेरे पास एक नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है। सिमिलरली पीपी की जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है उसमें भी क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये दोनों सेम जब मैंने मिला दिए, सेम मिला दिए, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे एक लोब दूसरे एक ही लोब से मिल रहा है, राइट। अदरवाइज क्या कर सकती हूँ, ये फ्लिप कर दूँ, रेड को ब्लू से मिला दूँ, तो मुझे एंटी बॉन्डिंग मिलेगा जिसमें मेरे 1 2 3 नोडल प्लेन्स होंगे। अंडरस्टूड। तो एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग की आपकी ज्यादा एनर्जी होती है। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिस इज द एमओटी डायग्राम। यहाँ पे इसी प्रकार से हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वंस अगेन, जब आपको 14 इलेक्ट्रॉन से कम की स्पीशीज दिखे, 14 इलेक्ट्रॉन से कम की क्या मतलब है, ज्यादा लिखा है वैसे, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है O2। O2 अगर दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलाती हूँ, एक ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन में भी कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 8 कितने हो गए 16, 14 से ज्यादा हो गए। जैसे ही 14 से ज्यादा होते तो ये वाला एमओटी डायग्राम हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले सिग्मा 1s भी है वो हम मान के चलते हैं, पहले सिग्मा 1s होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s फॉलोड बाय सिग्मा 2s, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार 2s में जाएंगे, फिर सिग्मा 2pz में जाएंगे, फिर पाई 2px = पाई 2py में जाएंगे, फिर पाई स्टार में जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार में जाएंगे। अंडरस्टूड। बट जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन से कम या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन भी दोनों स्पीशीज होंगी, इस केस में क्या होगा बच्चा, इस केस में आपका इस प्रकार का एमओटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो सिग्मा 2pz था उसकी जगह आ जाता है आपका पाई 2px पाई 2py, बस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एमओटी का सेम रहता है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करोगे, जैसे O2 की फिलिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। O2 में क्या होगा, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 ये होता है। तो यहाँ पे भर दूं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन, यहाँ दूसरी ऑक्सीजन, तो मेरी 1s2 नीचे वाले तो नीचे फिल हो गए, यहाँ से 2s वाले फिल करूंगी, तो 2s वाले फिल करूंगी, तो 2s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ दूसरी ऑक्सीजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। फिर 2p4, यहाँ पे पहली ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ज्वाइन करी हूँ ना O2 बनाने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2p में है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2p में 1 2 3 4, ये दूसरे ऑक्सीजन के 2p। अब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करूंगी, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दी, इस प्रकार से फिलिंग। तो ये मेरा क्या बन गया, एमओटी डायग्राम बन गया ऑक्सीजन का। इसी प्रकार से आप यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी बना सकते हो। अंडरस्टूड, इजी, इसी प्रकार से बनाते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स डाले तो हमने कहाँ कहाँ डाले थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग, दिखाई दे रहा है, जिसपे भी स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइडेड बाय 2, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बट इतना मेहनत करोगे, पूरा लिखोगे हर एक स्पीशीज का, तो हो गया आपका कल्याण। तो आपको क्या करना है, ये पिरामिड फॉलो करना है। ये पिरामिड में क्या है, अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है तब उसका 8 इलेक्ट्रॉन की है चाहे 20, इस पहले एक पिरामिड बना दो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सारी इतने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। मतलब अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जैसे कि नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड्स बनाना। इस प्रकार से मेरा नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली फिर बॉन्ड ऑर्डर 2.5
तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब 2 बॉन्ड्स। अभी 2.5 का मतलब ये नहीं है कि मैम यहाँ पे जो भी एटम होगा ए और बी, तो वहाँ 2 पूरी बॉन्ड्स होगी और 1 आधी सी बॉन्ड होगी, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो 2.5 है कि वो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ये कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, केवल ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे बॉन्ड ऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हुए। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आ गए, फॉर एग्जांपल N2 है, N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, राइट, 14 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली आप सबके निकाल सकते हो। O2 का हमने देखा था 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो 16 में उसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड आती है, हमें पता ही है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर इससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इससे ही हमने निकाल दिया। और जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब आपका वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपका सारा डिस्कस कर दिया है योर केमिकल बॉन्डिंग विद इन दिस फ्यू मिनट्स। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू टेक दीज नोट्स, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट मोर सच शॉर्ट सीरीज जिसमें मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया फिर से रिवाइज करा दूं, जल्दी से शॉर्ट नोट्स आपको दे दूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ऐसा सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर दो, सारे चैप्टर्स के लिए कर दो। आई विल डू दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।